हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीन के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीन के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की? सही जवाब है यूएसए। देखिए, यूएसए की नई चाइना टास्क फोर्स घोषणा 10 फरवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। उद्देश्य था बीजिंग के द्वारा पेश की गई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा सैन्य रणनीति पर सिफारिशें प्रदान करना। टास्क फोर्स में सदस्यों की कुल संख्या 15 है। टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? तो एली रैटनर, लॉयड जे ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं। 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में यूके ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। सीपीटीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है सीपीटीपीपी में 11 देश शामिल हैं, बिल्कुल सही है। अमेरिका इसका सदस्य देश है, यह सही नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, यह भी सही है। तो पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। चर्चा का जो कारण था, यूके ने यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद सीपीटीपीपी में शामिल होने के लिए आवेदन किया। आवेदन की तिथि 1 फरवरी 2021। वर्तमान सदस्य देश जो है 11 है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया। इसके बाद कौन है? मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। देखिए, सीपीटीपीपी पर हस्ताक्षर जो हुआ था, कब हुआ था? तो 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिली में। और 30 दिसंबर 2018 से यह समझौता प्रभावी हुआ और कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 13% जो है यह प्रतिनिधित्व करता है। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया और 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया और 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? सही जवाब है म्यांमार, बी ऑप्शन। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट 1 फरवरी 2021 को हुआ। म्यांमार आर्मी ने तख्ता पलट किया। कारण था सत्तारूढ़ दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पर नवंबर 2020 में हुई संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी और अनियमितता का आरोप जो है विपक्षों के द्वारा जो है विपक्षी दल जो थे इनके द्वारा लगाया गया। आपातकाल की जो अवधि है 1 वर्ष है। समस्त शक्तियां जो है सैन्य प्रमुख मीन आंग हलाइंग को जो है मिल गई है और आंग सान सूकी जो है ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी प्रमुख थी। विशेष के संदर्भ में अगर बात करें तो सेना ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी, राष्ट्रपति विन माइंट समेत सत्ताधारी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट की ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए 2019 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया। इस समझौते में श्रीलंका के अलावा कौन से 2 देश शामिल थे? हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट की ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए वर्ष 2019 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया। इस समझौते में श्रीलंका के अलावा कौन से 2 देश शामिल थे? सही जवाब है भारत और जापान, बी ऑप्शन। देखिए, श्रीलंका ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का जो है निर्णय लिया 1 फरवरी 2021 को। श्रीलंका, भारत और जापान समझौते में शामिल देश हैं। समझौता मई 2019 में हुआ था। समझौता का जो उद्देश्य था कोलंबो बंदरगाह के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास करना। परियोजना की जो अनुमानित लागत थी वो 500 से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विशेष में अगर बात करें तो देखिए, श्रीलंका जो है, अब जो श्रीलंका है ईसीटी का विकास स्वयं करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। इसके पहले चीन ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह के कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का विकास किया था।
देखिए 2 मार्च 2021 को श्रीलंका ने घोषणा की कि वह कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय आगमन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय आगमन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 74%, ए ऑप्शन। 2020 में पर्यटन के इतिहास में सबसे खराब वर्ष। देखिए कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन में आई रिकॉर्ड गिरावट के चलते संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को पर्यटन के इतिहास में सबसे खराब वर्ष जो है 2020 वर्स्ट ईयर इन टूरिज्म हिस्ट्री के रूप में दर्ज किया। 28 जनवरी 2021 संबंधित तिथि है। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है। कारण क्या था? तो कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन में गिरावट आई। देखिए वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय आवागमन में 74% की जो है कमी, यानी 1 बिलियन, सर्वाधिक कमी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, यानी 84% की कमी जो है दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय आगमन वर्ष 2019 के 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन से घटकर 2020 में मात्र 381 मिलियन हो गया। पर्यटन में आर्थिक हानि लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। रोजगार खतरा पर्यटन में कितना हुआ? तो 100 से 120 मिलियन लोगों पर जो है प्रत्यक्ष था। अगर अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो देखिए UNWTO की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1975 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मैड्रिड स्पेन में। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक भारत में या भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं जो संयुक्त बैठक हुई थी भारत में, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने, ए ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी 2021 को हुई। नई दिल्ली में जो है यह बैठक हुई थी। हर्षवर्धन श्रृंगला और सुजुकी सातोशी, इनके द्वारा जो है, इन दोनों के द्वारा सह अध्यक्षता किया गया था इस बैठक की। और विषय क्या था? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा एवं नई विकास संभावनाओं पर जो है चर्चा की गई। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो द्विपक्षीय विकास परियोजनाएं हैं, इनकी समीक्षा की गई और नई विकास संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना जो है 2017 में किया गया था। उद्देश्य है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए दोनों देश को एक मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? जनवरी 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 86वीं है, यानी 86वीं है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सोमालिया और दक्षिणी सूडान जो है सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं। तो सही जवाब है तीनों, डी ऑप्शन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन जो है परसेप्शन इंडेक्स 2020, यह जारी कब हुआ? तो 28 जनवरी 2021 को। किसने जारी किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया था। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक वाले हैं, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश सोमालिया और दक्षिणी सूडान है। संयुक्त रूप से तृतीय रैंक जो है फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की है। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 180 देश। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 86वीं है, ठीक है, स्कोर 40। CPI जो इंडेक्स 2019 है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 80 यानी 80 मिली थी,
यानी स्कोर 41। 86वां जो स्थान पाने वाले जो अन्य देश हैं, 86 जो पोजीशन मिला है अन्य देशों को, वो अन्य देश हैं मोरक्को, बुर्किनो फासो, त्रिनिदाद टोबैगो, तुर्की और तिमोर लेस्ते। देखिए भारत के पड़ोसी देशों की जो रैंकिंग है, भूटान की 24, चीन की 78, श्रीलंका की 94, नेपाल की 117, पाकिस्तान की 124, म्यांमार का 137, बांग्लादेश 146 और अफगानिस्तान की 165। और अन्य ब्रिक्स देशों की जो रैंकिंग है, दक्षिण अफ्रीका 69, ब्राजील 94 और रूस 129। विशेष के संदर्भ में अगर बात करें तो सूचकांक में देशों को जो है 0 से जो है 100 तक का स्कोर दिया जाता है। 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट देश और 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्ट देश है। तो 0 जो होगा, 0 का मतलब सबसे अधिक भ्रष्ट देश और 100 का मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश है। तो 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है। जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने यूएसए के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दूसरा कथन है, कमला हैरिस यूएसए की पहली जो है महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और तीसरा है, दोनों ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा, दोनों ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। यह कथन जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यूएसए के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि जो थी 20 जनवरी 2021। जो बाइडेन 46वें नए राष्ट्रपति चुने गए और कमला हैरिस ये 49वीं जो है नई उपराष्ट्रपति चुनी गई। संबंधित पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये जो है दोनों संबंध रखते हैं। और शपथ दिलाई किसने? तो जो बाइडेन को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्टसन जूनी ने जो है कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट के महिला न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयर ने जो है शपथ दिलाई थी। तो याद रखिएगा, जो बाइडेन को जॉन जी रॉबर्ट्स जूनी ने और कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयर ने स्थान लिया। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का और कमला हैरिस ने माइक पेंस का। विशेष के बारे में अगर बात करें तो जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्र दराज यानी 78 वर्ष जो है इनका उम्र है। तो जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्र दराज जो है राष्ट्रपति बने हैं। देखिए जो बाइडेन 2009 से 17 के अवधि में राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, इनके समय में उपराष्ट्रपति रहे थे। और कमला हैरिस 56 वर्ष अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। इनका जो उम्र है 56 वर्ष, अमेरिका की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस की माता का जन्म जो है भारत में और पिता का जन्म जमैका में हुआ था। 39 है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 10वां इसे स्थान प्राप्त हुआ है एशिया प्रशांत पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2020 में। देखिए यह जो इसका जो संबंधित तिथि है जनवरी 2021 में इसे जारी किया गया था। जारीकर्ता कौन था? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन यूके। शेष 5 देश जो है वह है सिंगापुर, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। अंतिम स्थान किसको दिया गया है? तो इंडोनेशिया को 11वां स्थान और भारत का स्थान इसमें 10वां है। शामिल देश 11 थे। विशेष में अगर बात करें तो इस सूचकांक में 4 महत्वपूर्ण श्रेणियों में 27 अलग अलग स्वास्थ्य संकेतकों पर जो है प्रदर्शन का आकलन किया गया। 40 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की वर्ष 2021 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की वर्ष 2021 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं नजहत शमीम खान। याद रखिएगा, इनका देश है फिजी। निर्वाचन तिथि है 15 जनवरी 2021। निर्वाचन वर्ष 2021 के लिए हुआ है। अध्यक्ष पद के अन्य उम्मीदवारों का नाम उलुगबेक लापासोवा उज्बेकिस्तान और यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी बहरीन। अध्यक्ष पद के लिए मिले मत में से
यानी 47 में से इन्हें 29 मत प्राप्त हुआ। पूर्व पद जो इनका है 2020 में यूएनएचआरसी की उपाध्यक्षा। और विशेष जो बात है, यूएनएचआरसी के 15 वर्ष के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष के लिए आम सहमति न बन पाने के कारण चुनाव हुए। इस वर्ष रोटेशन प्रक्रिया के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र समूह से अध्यक्ष होना था। यूएनएचआरसी की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 41 है माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सही जवाब है इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी अवस्थिति कहां पे है? तो पूर्वी जावा, इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में पूर्वी जावा में। प्रकृति क्या है? तो ये जो है एक्टिव है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। हाल ही में जो है 16 जनवरी 2021 को जो है इसमें विस्फोट हुआ। इससे पहले दिसंबर 2020 में यहां उद्गार हुआ था, जिसमें 550 लोगों को बचाया गया था। इससे 1967 से लगभग निरंतर रूप से जो है उद्भेदन होते रहे हैं। अगर विशेष में देखें तो यह ज्वालामुखी जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे महामेरु के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान पर्वत। यह क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के संक्रमण क्षेत्र में आता है। 42 है जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? इसका सही जवाब है 2015 में, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? सही जवाब है 2015। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका के पुनः शामिल होने की घोषणा जो है 20 जनवरी 2021 को हुई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर पदभार ग्रहण करने के बाद इसका घोषणा किए। अमेरिका इस समझौते से कब अलग हुआ था? तो 4 नवंबर 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अलग होने की घोषणा जो है अगस्त 2017 में की गई थी। 19 फरवरी 2021 को, ठीक है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा तत्व संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के 30 दिन बाद अमेरिका जो है पुनः इसमें शामिल हुआ। पेरिस जलवायु समझौता जो है कब हुआ? तो 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में यूएनएफसीसीसी के कोप 21 समझौते के दौरान या सम्मेलन के दौरान। देखिए, इस समझौते पर हस्ताक्षर जो हुआ था 22 अप्रैल 2016 को 174 देशों और यूरोपियन संघ के द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, ठीक है। और 4 नवंबर 2016 से समझौता जो है यह प्रभावी हुआ और 195 वर्तमान कुल हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। वर्तमान कुल पक्षकार 191 अमेरिका सहित, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर के साथ उसका अनुसमर्थन भी किया है। पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? याद रखिएगा, औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है प्राप्त, मतलब कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से पर्याप्त नीचे सीमित रखना, या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है सीमित रखने की जो है प्राथमिकता। बाइडेन के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है 2030 तक जो है निवल हरित गृह गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 50 से 52% तक कम करना है। 22 अप्रैल 2021 को वर्चुअल रूप से हुई लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान 2035 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त विद्युत क्षेत्र और 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। जलवायु के लिए अमेरिका जो है विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन केरी, जलवायु के लिए अमेरिका विशेष राष्ट्रपति दूत कौन है? तो जॉन केरी। 43 है स्वाधीनता सड़क किन 2 देशों के मध्य शुरू की जाएगी? स्वाधीनता सड़क किन 2 देशों के मध्य शुरू की जाएगी? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। स्वाधीनता सड़क क्या है, किन देशों के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है यह सड़क जो है भारत में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले को मेहरपुर और मुजीबनगर जिला बांग्लादेश से जो है जोड़ेगी। सहमति
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 27 मार्च 2021 को जारी संयुक्त वक्तव्य में जो है इसकी सहमति हुई। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष तथा भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए, इसलिए यह जो है विशेष है। 44 है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदन के द्वारा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको दो बार महाभियोग का जो है सामना करना पड़ा है। 13 जनवरी 2021 को दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। कहां पर लाया गया था? तो अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा 232-197 के बहुमत से। महाभियोग का जो कारण था 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल भवन पर हमला करने यानी हिंसा भड़काने के लिए अपने समर्थकों का उकसाने का आरोप, इनका जो था कारण था महाभियोग का। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि 13 फरवरी 2021 को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया। 57 यानी अमेरिकी सीनेट में महाभियोग के पक्ष में पड़े जो वोट थे 57 और विपक्ष में 43 वोट। महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने के लिए सीनेट का 2/3 बहुमत जो है यानी 67 वोट आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिन्होंने पद छोड़ने के बाद महाभियोग का सामना करना पड़ा। विशेष में अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दिसंबर 2019 में भी महाभियोग लाया गया था, जिसमें सीनेट ने उन्हें 5 फरवरी 2020 को जो है बरी कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। इनसे पहले वर्ष 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 1868 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन पर भी महाभियोग लगाया जा चुका है। 45 है, दिसंबर 2020 के फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं के सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करिए। दिसंबर 2020 में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं के सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कि कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है। पहला है, इस सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। दूसरा, अमेरिकी की नव नियुक्त उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस सूची में दूसरे स्थान पे हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बी ऑप्शन सही है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है 8 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। किसने जारी किया? फोर्ब्स, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स है, इसने जारी किया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 10वें वर्ष प्रथम शीर्ष प्राप्तकर्ता स्थान है, यानी इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है चांसलर एंजेला मार्केल। द्वितीय स्थान किसका है? तो क्रिस्टीन लेगार्डो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट, द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान कमला हैरिस को है। ये जो है अमेरिका की नव नियुक्त उपराष्ट्रपति हैं। सूची में भारतीय महिला जो शामिल हैं, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको 41वां यानी 41वां स्थान। एचसीएल की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा को 55वां। बायोकॉन की संस्थापिका किरण मजूमदार 100 को 68वां। लैंडमार्क ग्रुप की रेणुका जगतियानी को 98वां यानी 98वां जो है स्थान दिया गया है। सूची में सम्मिलित अन्य प्रमुख जो महिला हैं, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 5वां, नैन्सी पेलोसी 7वां, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा 18 और शेख हसीना वाजेद 39वां जो है इनको स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।